तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यन वो हेइन को डिवोर्स पेपर्स देने आया था, पर उसे ही बहुत बड़ा झटका लगता है जब हेइन उसे बताती है कि मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। जो सुन यन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हेइन उसे पूछती कि तुम मुझे क्या बताने आए थे। यन वो तो उसे सॉरी कह देता है आज तुमसे रूडली बात करने के लिए, और आज तक हर दिन के लिए आई एम सॉरी। अब से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगा। हेइन तो बस उसकी बातें सुन रही थी। अचानक से यन वो का फेस रोने जैसा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 3 महीने, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। युनवू को ऐसा सैड देकर हेइन पूछती है क्या तुम सीरियस हो। इस पर युनवू उसे गले लगा लेता है और कहता है लव यू हेइन। ये सुनकर भी हेइन हैरान होती है, तो उससे कहती कि क्या तुम सच में मेरे बिना नहीं जी सकते। युनवू कहता है हाँ नहीं जी सकता। इस पर हेइन कहती है कि ठीक है फिर क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। जो सुन युनवू हैरान होता है। हेइन कहती है तुम्ही ने तो कहा कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। इस पे युनवू कहता है कि मेरा लिटरली वैसा मतलब नहीं था, मुझे बस लगा कि शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जो सुन हेइन उसकी ओर घूरने लग जाती है। जो देखिए वो थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि ऐसा होता भी है। हेइन बताती है कि ऐसा पहले होता तो था, पुराने जमाने में ये एक प्रथा थी जिसे सुनजांग कहा जाता था। इसमें अगर एक कपल में से कोई मर जाए तो उन दोनों को साथ में ही जला दिया जाता था। जो सुन अपना ह्यूनवू तो और ज्यादा डर जाता है क्योंकि हेइन ज्यादा मजाक नहीं करती थी, तो पता नहीं वो ऐसा करा भी सकती है। ये सोचकर अपना ह्यूनवू तो डर जाता है। तो हेइन कहती है कि फिर हमारी मरने के बाद तुम आफ्टर लाइफ में मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी तुम इतना सीरियस होकर मजाक कैसे कर लेती हो। हेइन पूछती कि क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है। वो थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। हेइन कहती कि मेरा मतलब था कि तुम ये दिखावा बंद करो। अब जाकर युनवू को थोड़ा चैन पड़ता है। युनवू उसे अच्छे से बिठाता है, पूछता है कि पूरी बात बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, तुम्हें क्या हुआ है। इसी बहाने वो डिवोर्स पेपर्स को छुपा लेता है। पूछता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने सच में बताया कि तुम्हें 3 महीने लग जाएंगे मरने के लिए। मेरा मतलब था कि क्या सिर्फ 3 महीने है तुम्हारे जीने के लिए। तो यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है इस दोपहर का, जब हेइन को डॉक्टर का कॉल आया था। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, इसीलिए वो अभी के अभी उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हेइन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है, जहाँ वो युनवू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस पर युनवू उसे डायरेक्टली मना कर देता है। हेइन कहती कि अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। युनवू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। ये वो उसे चिल्लाकर बोलकर चला जाता है। ये सुन हेइन भी हैरान रह गई थी क्योंकि ऑफिस में युनवू ने कभी उसे इस तरह से बात नहीं की थी। तो हेइन अकेले ही डॉक्टर से मिलने पहुंच जाती है। तो अंदर जाते हुए वो अपनी घड़ी देखती है, तभी अचानक उसे अजीब सा फील होता है। अचानक से जैसे वो कहीं बर्फीली जगह पर पहुंच गई थी, ऐसा उसे लग रहा था। पर अगले ही पल वो अचानक से अपने सामने डॉक्टर को देख पाती है, क्योंकि हेइन उनके केबिन में पहुंच गई थी। पर उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आई। थोड़ी देर पहले तो वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में थी। वो डॉक्टर से पूछती कि मैं यहाँ पे कब आई, मैं तो अभी हॉस्पिटल के लॉबी में थी, अचानक से यहाँ कैसे आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गई हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी हो चुका है। हेइन कहती है कि मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि मुझे कभी कभार हेडेक होती है, कभी कुछ चीजें भूल जाती हूँ। इससे हेइन याद करती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। एक दिन वो एक मीटिंग में थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने केबिन में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। कभी कभार तो उसे याद नहीं रहता कि उसने 10 मिनट पहले क्या किया। कभी कभार वो पिछले 30 मिनट का भूल जाती है, तो कभी कभार वो पिछले कई घंटों के बारे में भूल जाती है कि उसने पिछले 2-4 घंटों में क्या किया था। और ऐसा ही हेइन के साथ उस दिन भी हुआ था जब युनवू ने उसे 1 घंटे बाद लॉन्च में मिलने बुलाया था। हेइन अपने ऑफिस में बैठी थी, अचानक उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, तभी वो भूल जाती कि उसे युनवू ने मिलने बुलाया था, इसीलिए वो तो ऑफिस में बैठकर अपने सारे काम कर रही होती है। कुछ घंटे बाद जब उसकी सेक्रेटरी आती है, उसे यहाँ देखकर वो उससे पूछती कि आप अभी तक यहाँ कैसे, आपको तो डायरेक्ट युनवू से मिलने जाना था ना। तो हेइन जल्दी से पहुंच जाती है युनवू की बताई जगह पर, तब तक युनवू जा चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, डॉक्टर हेइन से कहते हैं कि अगर तुम्हें पहले कई बार ऐसा हो चुका है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हेइन कहती कि मुझे लगता था कि शायद मैं सो गई होंगी या शायद थकावट की वजह से मैं भूल जाती थी, मुझे कभी ऐसा बॉडी में दर्द वगैरह महसूस नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे लगा ये सब कुछ नॉर्मल है। क्या मुझे सच में कुछ हुआ है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें क्लाउड साइटोमा है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी है। पूरी दुनिया में इसके बहुत ही कम केसेस हैं, बल्कि कोरिया की तुम ही पहले इंसान हो जिससे ये बीमारी है। हेइन पूछती कि क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या किसी मेडिकेशन से मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करा सकती क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली हेइन को एक बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर जब उसके ट्यूमर के बारे में बता रहे थे, तब हेइन को फिर से कुछ हो जाता है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अचानक से हेइन को अपने आसपास कोहरा सा दिखाई पड़ता है और फिर से उसे लगने लगता है कि जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर आ गई है। इसे डॉक्टर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि डॉक्टर उसे यही बता रहे थे उसकी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो उसके सारे नर्व्स में फैल चुके हैं, इसीलिए उसका टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो रहा है और इसी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस भी होंगे। साथ ही में तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेडिकेशंस तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी और सर्जरी कराना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि
ये ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल चुका है। अब हेइन तो अपने हेलुसिनेशन में खोई हुई थी। डॉक्टर जोर से उसका नाम बुलाने लगते हैं। तब जाकर हेइन अपने हेलुसिनेशन से बाहर आती है। इससे हेइन की सांसें फूल जाती है। इन हेलुसिनेशन की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। तो हेइन अपने आप को शांत करके डॉक्टर से पूछती है, फिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? कोई ऑर्डिनरी पर्सन इससे बचे या ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए आप मुझे इसका इलाज बताइए। डॉक्टर से बताते हैं कि फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर तुम्हारे हेडेक और मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ मेडिसिन दे सकता हूँ। डॉक्टर से कहते हैं कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? डॉक्टर बताते हैं कि जिस स्पीड से तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं, मैक्सिमम 3 महीने है तुम्हारे पास। जो सुन पहली बार हेइन को डर लगा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन कहती कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो यूनवो कहता है कि वो यहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन है, तो जरूर उन्होंने सच ही कहा होगा। हेइन कहती कि फिर क्या मुझे अपने बॉडी के बारे में पता नहीं होगा? क्या कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेज्ड फूड? यूनवो कहता है नहीं देखा। हेइन कहती तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, ना ही स्मोक करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस पीती हूँ। हर दिन योगा और मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है, जबकि मैं बचपन से खुद को हेल्दी रख रही हूँ। कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर ये रेयर बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो यूनवो उसे थोड़ा शांत कराता है, पर हेइन फिर भी कही जा रही थी कि माना मैं बीमार हूँ, पर ये डॉक्टर्स मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सब पॉसिबल है, लोग चांद पर जा रहे हैं, कार्स अपने आप चलती है, एआई को देख लो, सब काम अपने आप ही हो जाता है। फिर ये लोग मेरे दिमाग से छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सकते? यूनवो से कंसोल करते हुए कहता है कि क्यों ना हम कल हॉस्पिटल दोबारा चले, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, इसीलिए तुम आज अभी रेस्ट करो, कल हम दोनों चलते हैं ना हॉस्पिटल, डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे। हेइन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी इतना सब कुछ होने के बाद? यूनवो कहता है कि पता नहीं, मुझे भी आज रात नींद आएगी या नहीं। पर हम देखते हैं कि अपना यूनवो तो बड़े ही चैन से सो रहा था। सुबह आराम से उठता है, मूड तो उसका काफी अच्छा लग रहा था। आज की सुबह से बहुत ही डिफरेंट फील हो रही थी। अंदर से यूनवो को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो तो गाने गुनगुनाते हुए मिरर के पास आता है। अचानक उसे हेइन के कंडीशन का ख्याल आता है, तो वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसका भरोसा नहीं वो मुझे भी अपने साथ जला देगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए, 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं और मुझे तो अब डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ ही जाती है, क्योंकि भाई को 3 महीने बाद इस फैमिली से छुटकारा जो मिल जाएगा। और फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने स्माइली फेस को सैड करने की कोशिश करता है। देन वो हेइन के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि हेइन तो अभी भी सो रही है, एक हाथ उसका बेड से बाहर था। जो देख यूनवो तो घबराने लग जाता है, क्योंकि हेइन इतनी देर तक कभी नहीं सोती। तो उसे देखिए अपने मन में सोचता है कि इससे क्या हो गया, तो ये थोड़ा घबराते हुए ही हेइन को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। हेइन के बेड पर हाथ मारते हुए उसे जगने के लिए कहता है। हेइन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो यूनवो और थोड़ा डरते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ को उठाता है। और जैसे ही हाथ छोड़ता है, बिल्कुल ही एक मरे हुए इंसान के हाथ की तरह उसका हाथ नीचे आ जाता है, पर हेइन के बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। यूनवो तो और ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो हेइन की सांसें चेक करता है, समझ नहीं आता तो वो उसकी हार्ट बीट सुनने जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उसकी हार्ट बीट सुन ही रहा था। इतने में हेइन कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम? जो सुन यूनवो उसकी ओर घूम जाता है। दोनों बहुत ही करीब होते हैं। हेइन पूछती कि कर क्या रहे थे, तो यूनवो नर्वस होकर उसे किस कर देता है और कहता है मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। हेइन उठने जाती है, डर के मारे यूनवो तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेइन उस पर गुस्सा करेगी। पर हेइन कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। यूनवो नर्वसली कहता है कि नहीं तो। हेइन उसे देखकर कहती कि आज तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है, लगता है तुम आज बहुत खुश हो और कल रात बहुत अच्छी नींद आई होगी। यूनवो अपना चेहरा टच करते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सुन हेइन उठ जाती है, जिसे देख यूनवो तो डर जाता है, पर हेइन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो यूनवो भी गिरते पड़ते हुए अपने रूम निकल लेता है। फिर दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जाते हुए हेइन यूनवो को वार्न करती है कि मेरे कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, अगर किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारी गलती होगी। यूनवो हाँ कहता है, उससे पूछता है कि क्या तुम अपने कंडीशन के बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बताओगी? हेइन कहती कि उन्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने की काफी करीब हूँ। और तुम तो जानते ही हो कि ग्रैंडपा ने मुझे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस क्वींस ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले डायरेक्ट तभी सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी। यानी हेइन जब भी 1 महीने में 1 ट्रिलियन 1 का सेल करेगी, तभी उसे इस पूरे क्वींस ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। यूनवो कहता है कि तुम्हारे लिए अभी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम इस साल में भी क्वींस ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो? हेइन बताती है कि मेरा भाई सुचियोल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरह से मुझे हराने की, और मेरी मॉम वो भी तो कम नहीं है। अगर उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगे और इस बात पे फाइट करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टीज कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनकी फैमिली में रिश्ते नाते तो बस नाम के हैं। ये जानकर यूनवो को हेइन के लिए बुरा लगता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।